नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कबीर एकेडमी में। बच्चों, आज का हमारा ये वीडियो 10वीं क्लास के बच्चों यानी विद्यार्थियों के लिए डेडिकेटेड है। आज हमने आने वाले बोर्ड एग्जाम्स को देखते हुए 10th क्लास के बच्चों के जो पॉलिटिक्स की बुक है यानी सिविक्स की बुक लोकतांत्रिक राजनीति हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए है ये। तो हिंदी मीडियम की जो बुक है लोकतांत्रिक राजनीति पार्ट 2, इसके सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हमने हिंदी में कराए हैं, जो कि सिर्फ हम कोशिश करेंगे 35 से 36 मिनट में इसको कवर कर लें। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और लाइक शेयर जरूर कर दें। पहली बार बच्चे चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो आपको इससे बहुत बेनिफिट होने वाला है, तो अंत तक बने रहें और वीडियो के सारे प्रश्न जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, गठबंधन सरकार क्या है? गठबंधन सरकार वह सरकार होती है जो दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों के एक साथ आकर सरकार बनाने से बनती है, ठीक है। कई पॉलिटिकल पार्टी जो होती है, राजनीतिक दल एक साथ मिल करके सरकार बनाते हैं, इसी को गठबंधन सरकार कहते हैं। किसी एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल का नाम बताना है, यानी कि क्या है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। तो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हमारे भारत में कितनी है? लगभग 6 है। लगभग नहीं, 6 ही है। उसमें से 2 के नाम बताने हैं, तो हमने नाम दिए हैं भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो सबसे बड़ी पार्टी है। नेशनल पार्टी से है। नेक्स्ट है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है? इसका आंसर है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है कि 18 वर्ष की आयु से ऊपर का प्रत्येक नागरिक वोट देने का अधिकार रखता है। इसी को कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ऊर्ध्वाधर सत्ता साझेदारी का एक उदाहरण दीजिए। इसको इंग्लिश में कहते हैं बच्चों वर्टिकल पावर शेयरिंग, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन। तो सत्ता की साझेदारी हम कई प्रकार से करते हैं, उनको आप आगे समझेंगे कि और कितने प्रकार हैं। लोकतंत्र को एक वाक्य में परिभाषित कीजिए, यानी डेमोक्रेसी को डिफाइन करना है। लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें शासकों का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, ठीक है। आंतरिक लोकतंत्र क्या है? बच्चों, ये आंतरिक लोकतंत्र यानी इंटरनल डेमोक्रेसी। इसका मतलब है कोई एक पर्टिकुलर यानी एक कोई विशेष राजनीतिक दल है, पॉलिटिकल पार्टी है, उसके अंदर जो डेमोक्रेसी है यानी विचारों को एक्सप्रेस करने की, बोलने की, उनकी बात मानने की, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने की, ये जो आजादी है, इसी को आंतरिक लोकतंत्र का मीनिंग दिया गया है। यानी आंतरिक लोकतंत्र का अर्थ है राजनीतिक दल के भीतर लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली और निर्णय निर्माण से है, यानी डिसीजन मेकिंग में सबका पार्टिसिपेशन, जो उस पार्टी के मेंबर है सबका होना चाहिए। किसी एक की या किसी एक फैमिली की उसमें क्या होना चाहिए? प्रभुत्व नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है भारत में चुनाव कौन कराता है? वन वन लाइन आंसर है भारत का निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सांप्रदायिकता क्या है? कम्युनलिज्म। सांप्रदायिकता वह विचारधारा है जो मानती है कि धर्म सामाजिक और राजनीतिक पहचान का आधार है। तो सांप्रदायिकता यानी कोई कम्युनिटी, तो कम्युनलिज्म है कोई एक कम्युनिटी है जो जिसकी आइडियोलॉजी क्या है कि वो समझती है कि जो धर्म समाज और अ, धर्म जो है वो समाज और राजनीतिक पहचान का क्या है? बेस है, आधार है। उसी को कहते हैं सांप्रदायिकता। राजनीतिक दलों का एक कार्य लिखिए। पॉलिटिकल पार्टीज क्या करते हैं? सिर्फ एक काम बताना है, तो राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, ठीक है। लोकतंत्र का एक परिणाम बताइए। लोकतंत्र से क्या होगा? लोकतंत्र में एक उत्तरदायी सरकार का निर्माण करता है, यानी एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनती है इससे। सत्ता साझेदारी क्या है? इसका महत्व समझाइए। तो अभी हमने देखा था कि पावर शेयरिंग क्या है, इसको बताना है और कितने तरह की होती है। सत्ता साझेदारी का अर्थ लोकतंत्र में राजनीतिक सत्ता का सरकार के विभिन्न अंगों, सरकार के विभिन्न स्तरों और सामाजिक समूहों के बीच वितरण से है। सत्ता साझेदारी का महत्व, यह सत्ता के एक ही हाथ में केंद्रीकरण को कम करते हैं, यानी सत्ता किसी एक के हाथ में नहीं रहती, उसका बंटवारा कर दिया गया है, केंद्रीकरण को कम कर रही है। यह सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष को कम करने में मदद करती है। यह राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करती है। यह विविधता का सम्मान करके लोकतांत्रिक सिद्धांतों को मजबूत करती है, ठीक है। तो लोकतांत्रिक सिद्धांतों को मजबूत करती है। नेक्स्ट है सत्ता साझेदारी के विभिन्न रूप उदाहरण सहित समझाइए। सत्ता साझेदारी निम्नलिखित रूपों में हो सकती है। देखिए हमने बताया था साझेदारी के विभिन्न रूप क्या हो सकते हैं। तो नंबर 1 क्षैतिज
सत्ता विवरण है, इसको आप लिख सकते हैं। क्या है ये? क्षैतिज है मतलब हॉरिजॉन्टल है। ओके, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, राइट। इससे क्या होगा, आपको टर्म समझने में आसानी रहेगी। तो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, इसमें क्या होता है, जो सत्ता है हमारी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच साझा की जाती है। यानी क्षैतिज है, हॉरिजॉन्टल है, तो इसकी जो समान लेवल के हैं, यानी विधायिका हमारी जो लेजिस्लेचर है, कार्यपालिका जो एग्जीक्यूटिव है, और न्यायपालिका के बीच क्या होती है, शेयर की जाती है, यानी साझा की जाती है। उदाहरण क्या है इसका, भारत में संसद कानून बनाती है, यानी जो पार्लियामेंट है वो लॉज बनाती है, कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव उन्हें लागू करती है, और न्यायपालिका क्या करती है, उसकी व्याख्या करती है, यानी उसको इंटरप्रेट करती है। ऊर्ध्वाधर का देखते हैं। देखिए, ऊर्ध्वाधर में क्या आएगा यानी वर्टिकल है ये, वर्टिकल पावर शेयरिंग। ओके, तो इसमें क्या होता है, वर्टिकल यानी ऊपर से नीचे का किस तरह से है, सत्ता सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच साझा की जाती है, यानी कि हायर लेवल उससे लोअर लेवल उससे लेवल लेवल पे पावर शेयर की जाती है, सत्ता शेयर की जाती है। कैसे होगा, विभिन्न स्तरों के बीच जो साझा की जाती है सत्ता। उदाहरण क्या है इसके, जैसे भारत में संघ, राज्य और स्थानीय सरकारें हैं, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, और लोकल गवर्नमेंट्स है। संघ सरकार है, राज्य सरकार है, और जो लोकल गवर्नमेंट है यानी स्थानीय सरकारें हैं। सामाजिक समूहों के बीच सत्ता साझेदारी, यानी क्या बनाएंगे आप इसको, सामाजिक समूह के बीच है, तो इसको बोलेंगे पावर शेयरिंग। अमंग सामाजिक समूह के बीच है ना, तो सोशल ग्रुप्स। ओके, सोशल ग्रुप्स। सत्ता धार्मिक और भाषाई समूह के बीच साझा की जाती है, यानी इसमें क्या है, सामाजिक समूह है क्योंकि ये, तो सत्ता धार्मिक और भाषाई समूह के बीच साझा साझा की जाती है। जैसे हमने इन चैप्टर्स में पढ़ा था, बेल्जियम की सामुदायिक सरकार थी, ठीक है, कम्युनलिज्म, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी वो। नेक्स्ट है राजनीतिक दलों के बीच सच्चा सत्ता साझेदारी, यानी आप किसके बीच पावर शेयर हो रही है, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में पावर शेयरिंग बिटवीन अमंग पॉलिटिकल पार्टीज। ये कब होता है, जब हम गठबंधन की सरकार यानी बनाते हैं, तो राजनीतिक दलों के बीच क्या करती है, फिर वो जो पावर है वो शेयर की जाती है। यानी अब किसी एक पार्टी के हाथ में पावर नहीं रहेगी उसमें, क्योंकि कई पार्टियों का से मिलकर बनी है, दो या दो से ज्यादा उसमें क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज मिली हैं, राजनीतिक दलों का समूह है वो, इसलिए गठबंधन सरकारों के माध्यम से क्या होता है, सत्ता साझा की जाती है। तो आपने देख लिया कितने प्रकार से हम सत्ता को साझा करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा बेटा फास्ट चलेंगे, इतना टाइम नहीं लगाना है। सत्ता साझेदारी ने बेल्जियम में संघर्ष को कैसे कम किया, बेल्जियम का उदाहरण आपने पढ़ा था। बेल्जियम ने क्या किया, डच भाषी और फ्रेंच भाषी समुदायों के बीच जातीय संघर्ष को कम करने के लिए सत्ता साझेदारी को अपनाया। ठीक है, उठाए गए कदम क्या थे, नंबर एक, केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच मंत्रियों की समान संख्या रख दी, यानी दोनों को बराबर रखा। राज्य सरकारों को अधिक शक्तियां दी गई, सांस्कृतिक मामलों के लिए सामुदायिक सरकार बनाई गई। इसके परिणाम क्या निकले, बेल्जियम ने गृह युद्ध से बचाव किया और लोकतंत्र को मजबूत किया। यहाँ पर जो गृह युद्ध होने वाला था वो उससे बच गए, और डेमोक्रेसी यहाँ की मजबूत हो गई। संघवाद क्या है, यानी फेडरलिज्म, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, तो संघवाद क्या है, शासन की वह प्रणाली है जिसमें सत्ता जो है वो केंद्र सरकार और विभिन्न घटक इकाइयों जैसे राज्यों के बीच विभाजित होती है। अभी हमने जो पावर शेयरिंग की बात की वही है, कि जो सत्ता है वो केंद्र सरकार और जो विभिन्न घटक इकाइयां जैसे राज्य हैं हमारे, उनके बीच क्या होती है, डिवाइडेड होती है, नहीं साझा की जाती है। मुख्य विशेषताएं क्या है, सरकार के दो या अधिक स्तर होते हैं, यानी हमारे पास जैसे हमारे इंडिया में भी क्या है, लगभग तीन स्तर है, यानी हमारा क्या होता है, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल पे।
संघ सरकार, राज्य सरकार और लोकल यानी स्थानीय सरकार। संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन, ये हमारे संविधान द्वारा हमें शक्तियों का विभाजन क्या जो प्रोविजन है वो दिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता है, यानी सबसे ऊपर क्या है हमारा संविधान रहेगा, जो उसमें लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग चलना होगा हमें। और स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, हमारी जो न्यायपालिका है वो बिल्कुल स्वतंत्र है, उस पर किसी का दबाव नहीं। सरकारों की वित्तीय स्वायत्ता होती है, जो सरकारें हैं वो कैसी होंगी, फाइनेंशियली स्वायत्त होंगी। भारत में संघवाद कैसे अपनाया गया, तो भारत में अभी हम सिर्फ बात कर रहे थे कि ये संघवाद क्या है, उसकी मुख्य विशेषताएं क्या है। अब हम देखते हैं कि भारत में कैसे अपनाया गया है। भारत में संघवाद निम्नलिखित माध्यमों से अपनाया गया है। नंबर एक, हमारे पास लिखित संविधान है, क्योंकि हमने पढ़ा था संविधान की सर्वोच्चता होती है, तो हमारे पास भी क्या है, लिखित संविधान है जो कि सर्वोच्च है। संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में शक्तियों का विभाजन किया गया है, ये आपने देखा है। विवाद निपटाने के लिए हमारे पास स्वतंत्र न्यायपालिका है, यानी इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। द्विसदनीय विधायिका है, हमारे अपर हाउस एंड लोअर हाउस, दो सदन होते हैं, जिसको आप लोकसभा और राज्यसभा भी कहते हैं। त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था चल रही है हमारी, क्या है, संघ, राज्य और स्थानीय सरकार होती है, अभी बताया हमने आपको। तो ये इसकी पॉइंट है, आप सिर्फ पॉइंट लिख कर आएंगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देंगे, अगर क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में पूछा है तो, ज्यादा शब्दों में पूछा है तो। अब है विकेंद्रीकरण क्या है और ये क्यों महत्वपूर्ण है। विकेंद्रीकरण क्या होता है कि सत्ता जो है किसी एक के हाथ में केंद्रीकृत होकर ना रहे, यानी विकेंद्रीकरण का अर्थ केंद्र और राज्य सरकारों से स्थानीय सरकारों को सत्ता का हस्तांतरण है। केंद्र से राज्य सरकारों से, केंद्र और राज्य सरकारों से किसको, स्थानीय सरकारों को सत्ता का ट्रांसफर है, यानी कि हस्तांतरण है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व, ये लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी को बढ़ाता है, ये स्थानीय समस्याओं का प्रभावी समाधान करता है, ये जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन कीजिए। पंचायती राज क्या है, पंचायती राज इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर कीजिएगा, इसके 2-3 क्वेश्चन तो कम से कम कीजिए। पंचायती राज ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय व्यवस्था है। तो पंचायती राज कैसी व्यवस्था है, त्रिस्तरीय है। स्तर कौन कौन से हैं इसके, नंबर 1 ग्राम पंचायत है, नंबर 2 पंचायत समिति है, और नंबर 3 क्या है, जिला परिषद है। जो 1/3 सीटें होती है वो महिलाओं के लिए आरक्षित होती है इसमें, जिससे जो लोकतंत्र है हमारा वो मजबूत होता है। अब जानते हैं फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या होता है, यानी नारीवादी आंदोलन क्या है। तो नारीवादी आंदोलन एक राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन है, जो शिक्षा, रोजगार और राजनीति में क्या करता है, महिलाओं के लिए समान अधिकार और अवसरों की मांग करता है। सांप्रदायिकता क्या है, कम्युनलिज्म की बात करते हैं फिर से, और राजनीति पर इसका क्या प्रभाव है बताइए। तो सांप्रदायिकता वह विचारधारा है जो धर्म को सामाजिक और राजनीतिक पहचान का आधार मानती है। इसको बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ बच्चे, ताकि आपको ये पूरा पक्का हो जाए। तो जो धर्म के बेसिस पर करते हैं, क्या सामाजिक धर्म को ही मानते हैं कि सामाजिक और राजनीतिक पहचान का आधार है हमारा ये। प्रभाव क्या पड़ते हैं इसके, सामाजिक विभाजन पैदा करता है हमारा ये, सोशल डिवाइड करता है, सांप्रदायिक हिंसा को जन्म देता है, आपने देखा है कम्युनल राइट्स हो जाते हैं, और क्या है, राष्ट्रीय एकता को कमजोर करता है, लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट है हमारा राजनीति में जाति की भूमिका बताइए। जाति निम्नलिखित तरीकों से राजनीति को प्रभावित करती है। अब देखिए जाति के बेस पे क्या क्या होता है। राजनीतिक दल जाति समूह में वोट मांगते हैं, स्पेशली जाकर के जाति के नाम पर वोट मांगते हैं। जाति समूह दबाव समूह बनाते हैं, यानी प्रेशर ग्रुप्स बन जाते हैं, जो जाति समूह है वो कई बार दबंग हो जाते हैं। जातिगत असमानताएं राजनीतिक शक्ति को प्रभावित करती हैं, जो हमारी कास्ट बेस जो डिस्क्रिमिनेशन है वो क्या करता है, हमारी जो पॉलिटिकल पावर है उसको क्या अफेक्ट करता है। राजनीतिक दल क्या है, इसके कार्य समझाइए। पॉलिटिकल पार्टीज क्या है बताना है, इसके कार्य क्या होते हैं। राजनीतिक दल हमने पहले ही पढ़ा था, लोगों का वह समूह होता है जो चुनाव लड़ने और सरकार बनाने के लिए एक साथ आता है। कार्य क्या है इसके, चुनाव लड़ना, सरकार बनाना, जनमत का निर्माण करना, जनमत मतलब लोगों का डिसीजन कि किस तरफ उसका झुकाव है, पूरा मेजोरिटी किस तरफ जाएगी, कानून बनाना और विपक्ष की भूमिका निभाना। ठीक है, जो एक राजनीतिक दल होता है विपक्ष में भी होता है, तो विपक्ष की भूमिका निभाना भी होता है। लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल क्यों आवश्यक है, यानी पॉलिटिकल पार्टीज क्यों जरूरी है हमारी डेमोक्रेसी में। राजनीतिक दल आवश्यक है क्योंकि वे मतदाताओं को विकल्प प्रदान करते हैं। एक से ज्यादा राजनीतिक दल होंगे तो हमें क्या ऑप्शन मिलेंगे ज्यादा वोटर्स को। वे जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं, वे लोगों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वे स्थिर सरकार बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों के सामने आने वाली चुनौतियों की व्याख्या कीजिए। तो राजनीतिक दल जो होते हैं इनके सामने क्या चुनौतियां आती है, मुख्य देखते हैं। आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है, वंशवादी उत्तराधिकार। आंतरिक लोकतंत्र मैंने आपको बता दिया कि पार्टी के अंदर ही किस तरह से हमारी डेमोक्रेसी होती है या नहीं होती है, उसका अभाव होता है, यानी पॉलिटिकल पार्टी में किसी एक जो घर घर है या परिवार है उसका बोलबाला होता है उसमें। वंशवादी उत्तराधिकार, ठीक है, ये
चुनौती है हमारे लिए। और क्या है, धन और बाहुबल, यानी लोग पैसे पर और मसल पावर के बल पर चुनाव लड़ते हैं। सार्थक विकल्पों की कमी है, मतलब हमें कोई बेटर चॉइस, बेस्ट चॉइस नहीं मिलती है दूसरी, तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं होते। राष्ट्रीय राजनीतिक दल क्या है? नेशनल पॉलिटिकल पार्टी की बात हो रही है, कि नहीं दो के नाम बताने हैं। तो दल क्या है, पहले ये पढ़ते हैं, फिर दो पार्टियों के नाम हमने पहले भी पढ़े थे, जो मेजर पार्टीज है। राष्ट्रीय राजनीतिक दल वह होता है जो कई राज्यों में कार्य करता है, यानी सिर्फ एक या दो स्टेट में नहीं होता, ये कई राज्यों में होता है। इसकी जो सरकार दल है, और निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मापदंडों को पूरा करता है। जो हमारे इलेक्शन कमीशन ने क्राइटेरिया बना रखा है, स्टैंडर्ड बना रखे हैं, उसको ये पूरी तरह से सेटिस्फाई करता है। उदाहरण क्या है, हमारे पास दो पार्टी के नाम बताने थे, आपने इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों नाम बता दिए। गठबंधन सरकार क्या है बच्चों? गठबंधन सरकार तब बनती है जब किसी एक राजनीतिक दल को बहुमत ना मिले और दो या दो से अधिक दल मिलकर सरकार बनाए। लोकतंत्र के राजनीतिक परिणाम क्या हैं? तो लोकतंत्र के राजनीतिक परिणाम क्या होते हैं? नंबर एक, उत्तरदायी सरकार मिलती है, संवेदनशील प्रशासन होता है, नियमित चुनाव होते हैं, वहां पर कानून का शासन होता है। नेक्स्ट है, लोकतंत्र के आर्थिक परिणाम क्या हैं? आर्थिक विकास, गरीबी में कमी, कम असमानता, संसाधनों का बेहतर वितरण। नेक्स्ट है, लोकतंत्र गरिमा और समानता को कैसे बढ़ावा देता है? यानी जो डेमोक्रेसी है वो कैसे इक्वेलिटी और डिग्निटी को इंक्रीज करती है। लोकतंत्र गरिमा को बढ़ावा देता है क्योंकि कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है ये। अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी राइट्स हैं उनका सम्मान करता है। सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार देता है। नेक्स्ट है, लोकतंत्र अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर क्यों है? डेमोक्रेसी क्यों बेटर है और जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, सिस्टम है, उनसे? तो लोकतंत्र बेहतर है क्योंकि ये जवाबदेही सुनिश्चित करता है, अधिकारों की रक्षा करता है, शांतिपूर्ण परिवर्तन की अनुमति देता है, और निर्णय की जो डिसीजंस होते हैं उनकी गुणवत्ता में सुधार करता है, क्वालिटी में इंप्रूवमेंट लाता है। लोकतंत्र के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियां क्या हैं? आधारभूत चुनौती, बेसिक जो चैलेंज, विस्तार की चुनौती। आधारभूत चुनौती का अर्थ होता है, मैं आपको बता देती हूँ, कि आपने मान लो कहीं एक ऐसी जगह पर फिर से लोकतंत्र स्थापित करना है जब कुछ अभी लोकतंत्र नहीं है, तो वहां पर उसको जो लोकतंत्र हमारे इंस्टीट्यूशन संस्थाएं होती है वो स्थापित करने में जो बेसिक चैलेंजेस आते हैं, उसी को हम आधारभूत चुनौती कहते हैं या फाउंडेशनल चैलेंजेस कहते हैं। विस्तार की चुनौती, यानी लोकतंत्र है लेकिन उसका विस्तार करना है, तो ये भी हमारे सामने चुनौती रहती है। और लोकतंत्र को गहरा करने की चुनौती क्या होती है, यानी डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, ये भी हमारे सामने एक चैलेंज होता है, यानी लोकतंत्र को और बढ़ाना। लोकतंत्र की आधारभूत चुनौती यानी फाउंडेशनल जो चैलेंज था उसी को समझाना था। तो आधारभूत चुनौती से तात्पर्य उन देशों में लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना से है जहां लोकतांत्रिक परंपराएं अभी नहीं है। राजनीतिक सुधार क्या है? कोई दो सुधार समझाइए। राजनीतिक सुधार, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की बात हो रही है, तो राजनीतिक सुधार का अर्थ लोकतंत्र को बेहतर बनाने के लिए किए गए परिवर्तनों से है, कि लोकतंत्र को कैसे और बेहतर बनाना है, उसमें उसके लिए हमने क्या परिवर्तन किए हैं। सुधार नंबर एक, दो बता रहे हैं। राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र सुनिश्चित करना, यानी जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसमें इंटरनल डेमोक्रेसी हम इंश्योर करें। चुनावों में धन के प्रभाव को कम करना, जो पैसे का इतना इफेक्ट होता है इलेक्शंस में, उसको थोड़ा कम करें। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है, पहले देख चुके हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है बिना किसी भेदभाव के 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को मत देने का अधिकार। लोकतंत्र में निर्वाचन आयोग की भूमिका समझाइए। निर्वाचन आयोग सुनिश्चित करता है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो, राजनीतिक दलों को समान अवसर मिले, चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता आए। सत्ता साझेदारी क्या है, इसे वांछनीय क्यों माना जाता है? सत्ता साझेदारी का अर्थ समाज में विभिन्न अंगों और स्तरों और समूहों के बीच सत्ता का वितरण है। वांछनीय होने के कारण क्या है, यानी इतना जरूरी क्यों है सत्ता साझेदारी? विवेकपूर्ण कारण है इसके, ठीक है। एक तो यानी प्रूडेंशियल रीजन है, संघर्ष और अस्थिरता की संभावना कम होती है, और नैतिक कारण यानी मोरल रीजन भी है कुछ, भागीदारी और समानता के लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखता है, सत्ता के केंद्रीकरण को रोकता है, और विविधता में एकता को बढ़ाता है, बढ़ावा देता है। सत्ता के क्षैतिज वितरण की व्याख्या कीजिए। क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल। तो क्षैतिज सत्ता वितरण का अर्थ क्या होता है? सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा है, जैसे विधायिका यानी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, और क्या होगा, जुडिशियल यानी न्यायपालिका। विधायिका क्या करती है? कानून बनाती है, कार्यपालिका कानून लागू करती है, और न्यायपालिका क्या करती है? उन कानूनों की व्याख्या करती है। ये प्रणाली नियंत्रण और संतुलन निश्चित करती है, यानी कंट्रोल भी रखती है और बैलेंस भी रखती है। उदाहरण यानी चेक एंड बैलेंस है उसका मतलब। उदाहरण सहित ऊर्ध्वाधर सत्ता वितरण समझाना, यानी कि हमें क्या करना है, वर्टिकल पावर शेयरिंग बताना है।
तो ऊर्ध्वाधर सत्ता वितरण का अर्थ सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का बंटवारा है। भारत में किस तरह के स्तर है? संघ सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। प्रत्येक स्तर का अपना अधिकार क्षेत्र यानी कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है। क्षेत्र संविधान द्वारा निर्धारित है। तो सबका अपना क्षेत्र निर्धारित है, यानी संघ सरकार ऑल ओवर इंडिया, राज्य सरकार अपने क्षेत्र में यानी अपने राज्य में, और स्थानीय सरकार क्या होती है? उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है स्थानीय सरकार की, वो अपने क्षेत्र में करेगा। तो प्रत्येक का जो अधिकार क्षेत्र है संविधान द्वारा पहले से ही निर्धारित है। विकेंद्रीकरण क्या है? इसका महत्व बताइए। डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण और राज्य सरकारों से स्थानीय निकायों का सत्ता का हस्तांतरण है। यानी विकेंद्रीकरण क्या है? जो हमारे सेंट्रल है और राज्य, सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है, इनसे पावर का ट्रांसफर किसको? जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है उसको। महत्व क्यों है? लोकतंत्र को मजबूत करेगा, लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देगा और स्थानीय समस्याओं को समाधान करता है, जवाबदेही को बढ़ाता है। पंचायती राज व्यवस्था के उद्देश्य क्या है? पंचायती राज व्यवस्था के उद्देश्य देखिए, ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना, लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना, जमीनी स्तर पर नेतृत्व विकसित करना, आरक्षण के माध्यम से सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। भाषा नीति ने भारतीय संघवाद को कैसे मजबूत किया है? भाषा नीति जो हमारी लैंग्वेज पॉलिसी है, उसने हमारे इंडियन जो फेडरलिज्म है उसको कैसे स्ट्रांग बनाया है। भारत ने एक लचीली भाषा नीति अपनाई है, यानी हमारी लैंग्वेज जो है वो फिक्स नहीं है, लचीली है, मतलब हम कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अपनी भाषा को चुन सकते हैं। प्रभाव क्या है इसका? भाषा आधार पर राज्यों का गठन हुआ है, ठीक है, क्योंकि हमारे जो राज्य हैं, आप जानते हैं 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं आज की डेट पे। तो कुछ राज्य यानी लगभग जो काफी सारे राज्य हैं वो भाषा के आधार पर बने हैं। हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाया गया है, पर किसी भाषा पर थोपा नहीं गया, उस पर किसी भी भाषा को उस पर थोपा नहीं गया। क्षेत्रीय भाषाओं को सम्मान किया गया है और इससे संघर्ष कम हुए और एकता मजबूत हुई है। इससे क्या है? सभी को अपनी भाषा चुनने का अधिकार है, तो लोगों के बीच क्या है? यूनिटी भी बढ़ी हुई है, यूनिटी मजबूत हुई है। लैंगिक विभाजन क्या है? ये राजनीति को कैसे प्रभावित करता है? लैंगिक विभाजन पुरुषों और महिलाओं को दिए गए असमान भूमिका को दर्शाता है, यानी जो डिफरेंट डिफरेंट रोल्स हैं हमारे पुरुषों के और महिलाओं के, वो क्या है? डिस्क्रिमिनेशन ही तो है, वो भी जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है कि ये काम महिलाओं का है, ये काम पुरुषों का है। क्यों भाई? ठीक है। राजनीति पर प्रभाव, महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व होता है। अब राजनीति में देखेंगे तो कितनी महिलाएं हैं टोटल देखें तो उनका कम प्रतिनिधित्व है, यानी कम रिप्रेजेंटेशन है। लैंगिक मुद्दों का नीतियों पर प्रभाव पड़ता है, जो हमारे, क्योंकि डोमिनेंस किसका है? ठीक है, आप समझ सकते हैं। तो जितने इस तरह के जेंडर इश्यूज आते हैं उन पर हमारी जो पॉलिसीज है उनका भी प्रभाव पड़ेगा। समानता की मांग करने वाले महिला आंदोलन का उदय हुआ है। जो आंदोलन है, मूवमेंट्स हैं, क्या करते हैं? डिमांड करते आ रहे हैं कि हम महिलाओं के लिए मतलब जो बराबर है, बराबर काम और अधिकार होने चाहिए। सांप्रदायिकता क्या है? इसके स्वरूप बताइए। सांप्रदायिकता पहले भी देख चुके हैं, फिर से देखिए। सांप्रदायिकता वह विश्वास है कि सांप्रदायिकता यह विश्वास है कि धर्म सामाजिक और राजनीतिक पहचान का मुख्य आधार है। तो अब आपको रट जाना चाहिए ये सांप्रदायिकता। इसके रूप क्या होंगे? रोजमर्रा के धार्मिक अंतर, राजनीतिक लामबंदी, सांप्रदायिक हिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति में जाति के विभिन्न रूप समझाइए। राजनीति में जाति निम्न रूपों में दिखाई जाती है। अब जाति का कैसे यूज होता है? जो राजनीतिक दलों द्वारा जाति समूह को आकर्षित करना, जाति आधारित दबाव समूह का गठन करना, मतदान व्यवहार पर जाति का प्रभाव होना। राष्ट्रीय राजनीतिक दल की विशेषताएं क्या हैं? जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज होती है उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? कई राज्यों में उपस्थिति है इसकी, निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है, राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करते हैं और राष्ट्रीय स्तर की नीतियों का पालन करता है। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों में अंतर स्पष्ट करना है। एक तरफ राष्ट्रीय होंगे, एक तरफ क्षेत्रीय दल होंगे, ठीक है। तो राष्ट्रीय दल क्या होते हैं? ये पूरे देश में कार्य करते हैं, और जो क्षेत्रीय दल हैं ये एक या कुछ राज्यों तक ही सीमित होते हैं। राष्ट्रीय प्रभाव होता है इसका, इसका क्षेत्रीय प्रभाव होता है क्योंकि एक क्षेत्र में है ये। इसका उदाहरण कौन है बच्चे? बीजेपी और कांग्रेस है, यानी आईएनसी एंड बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसके उदाहरण क्या है? डीएमके और टीएमसी लिया, जो कि साउथ की पार्टियां हैं। 46 देखते हैं क्वेश्चन, राजनीति में वंशवादी उत्तराधिकार से आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है? वंशवादी उत्तराधिकार का अर्थ योग्यता के बजाय परिवार के भीतर नेतृत्व का स्थानांतरण है, यानी योग्यता मेरिट के बेसिस पे आप नहीं दे रहे हैं, जो उत्तराधिकार है उसके बेस पे दे रहे हैं, यानी वंश का जो उत्तराधिकार है उससे बताएं, जिससे राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र कमजोर होता है। यानी इसमें क्या होता है? परिवारवाद चलता है, तो जो इंटरनल डेमोक्रेसी है वो कमजोर पड़ जाती है राजनीतिक दलों के भीतर। लोकतंत्र के आर्थिक परिणाम समझाने हैं।
आर्थिक परिणामों में शामिल क्या होता है? आर्थिक विकास होगा, गरीबी में कमी होगी, लोकतंत्र के आर्थिक परिणाम है ये। तो जो इससे हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटस अगर सुधरता है उसी को हम आर्थिक परिणाम बोलेंगे, यानी आर्थिक विकास, गरीबी में कमी, संसाधनों का न्यायसंगत वितरण और तानाशाही की तुलना में कम असमानता। यानी तानाशाही में ज्यादा असमानता रहती है और इसमें कम रहेगी। लोकतंत्र के सामाजिक परिणाम समझाइए। सामाजिक परिणामों में शामिल है कानून के समक्ष समानता, अल्पसंख्यक अधिकारों की सुरक्षा, महिलाओं की गरिमा, विविधता का सम्मान। ठीक है, ये था हमारे लोकतंत्र के सामाजिक परिणाम। लोकतंत्र की आधारभूत चुनौती क्या है? आधारभूत चुनौती उन देशों में लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना से संबंधित है जहां लोकतंत्र मौजूद नहीं है। तो ये फाउंडेशनल चैलेंज था हमारा। लोकतंत्र की विस्तार चुनौती क्या है? विस्तार चुनौती का अर्थ सामाजिक समानता और समावेशन जैसे नए क्षेत्रों में लोकतांत्रिक सिद्धांतों का विस्तार करना है। लोकतंत्र को गहरा करने से क्या तात्पर्य है? तो लोकतंत्र को गहरा करने का अर्थ लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करना और नागरिकों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना है। ठीक है, यानी लोकतंत्र को जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उनको और मजबूत करना है और जो हमारे सिटीजन है, नागरिक हैं, उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना है। पीपल्स पार्टिसिपेशन को हमने इंश्योर करना है। राजनीतिक दलों में सुधार के उपाय सुझाइए। तो क्या सुधार हो सकता है पॉलिटिकल पार्टीज में? नंबर एक, आंतरिक लोकतंत्र सुनिश्चित करना है कि जो लोकतंत्र के पार्टी के अंदर जो लोकतंत्र है उसको सुनिश्चित करें। धन के प्रभाव को कम करना है, पारदर्शिता बढ़ाना है और महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है? ये क्यों महत्वपूर्ण है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के प्रत्येक नागरिक को 18 वर्ष की आयु के बाद वोट देने का अधिकार देता है। ठीक है, महत्व क्या है इसका? राजनीतिक समानता आएगी, लोगों की भागीदारी बढ़ेगी और लोकतंत्र मजबूत बनेगा। लोकतंत्र में विपक्षी दलों की भूमिका समझाइए। विपक्षी दलों की भूमिका क्या है बच्चे? देखेंगे। सरकार की नीतियों पर प्रश्न उठाते हैं, सरकार को जवाबदेह बनाते हैं, वैकल्पिक नीतियां प्रस्तुत करते हैं, यानी वो आपको ऑप्शन और पॉलिसीज भी बता सकते हैं दूसरे। लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करते हैं। लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका क्या है? मीडिया नागरिकों को जानकारी देता है, प्रहरी की भूमिका निभाता है, भ्रष्टाचार उजागर करता है और जनमत का निर्माण करता है। कानून का शासन क्या है? कानून का शासन का अर्थ है कानून सर्वोच्च होता है और शासकों सहित सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है। लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों महत्वपूर्ण है? तो लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों महत्वपूर्ण है? नंबर एक, मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है, न्याय सुनिश्चित करती है, विवादों का समाधान करती है और संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखती है। नंबर दो, लोकतंत्र में निर्णय लेने में देरी होती है, क्या यह एक दोष है? यानी डेमोक्रेसी के अंदर थोड़ा डिसीजन लेने में टाइम लगता है, डिले डिसीजन होता है। तो कहता है ये क्या एक दोष है इसका? तो आंसर है नहीं। यद्यपि निर्णय लेने में थोड़ा समय लगता है, फिर भी चर्चा और बहस के माध्यम से लोकतंत्र निर्णयों की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, उसमें सुधार करता है। यानी अच्छे डिसीजन लिए जाते हैं, क्वालिटेटिव डिसीजन लिए जाते हैं। लोकतंत्र में सत्ता साझेदारी का अर्थ और महत्व समझाना है। तो सत्ता साझेदारी का अर्थ लोकतंत्र में सत्ता को सरकार के विभिन्न अंगों, विभिन्न स्तरों और सामाजिक समूहों के बीच बांटना है ताकि कोई एक प्राधिकरण अत्यधिक शक्तिशाली ना बन जाए। तो सत्ता के केंद्रीकरण को रोकता है ये, संघर्ष को कम करता है, राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करता है, लोकतंत्र को मजबूत करता है। ठीक है, उदाहरण सहित सत्ता साझेदारी के 4 रूपों का वर्णन कीजिए। ये हम पहले भी कर चुके हैं, तो उसको बहुत शॉर्ट में देखेंगे। क्षैतिज वितरण था हमारा, यानी क्या था? हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग थी, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका था। क्या क्या करते हैं आपको ऊपर बताया था। ऊर्ध्वाधर वितरण है, यानी वर्टिकल पावर शेयरिंग है, यहाँ संघ, राज्य और स्थानीय सरकारें होती। सामाजिक समूहों में साझेदारी, जैसे बेल्जियम में था, सामाजिक समूहों में साझेदारी थी। राजनीतिक दलों में साझेदारी, यानी जो गठबंधन की सरकारें होती हैं उस तरह से। भारत में संघवाद कैसे लागू किया जाता है? तो हमने पहले भी पढ़ लिया है ये। लिखित संविधान है हमारा, हमारे यहाँ संघ, राज्य और संवर्ती सूचियां हैं। संघ स्वतंत्र न्यायपालिका है, त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है और वित्तीय स्वायत्ता है। इस वजह से हमारे जो भारत है इसमें संघवाद लागू किया गया है। भारतीय लोकतंत्र में स्थानीय स्वशासन की भूमिका और महत्व पर चर्चा कीजिए। भारतीय लोकतंत्र में स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात हो रही है। स्थानीय स्वशासन गांव और शहर स्तर की शासन व्यवस्था है। देखिए, जो हमने पंचायती राज सिस्टम पढ़ा है वो स्थानीय स्वशासन का ही एक भाग है। यानी जब स्थानीय स्वशासन की बात करते हैं तो दोनों लेवल पे होगा, गांव के और शहर पे। ठीक है, गांव के लेवल पे और शहर के लेवल पे। जो गांव के लेवल पे होता है तो वो उसको हम क्या कहते हैं? पंचायती राज कहते हैं। और जो शहरी स्तर पे होता है इसको क्या कहेंगे हम? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है ये भी, यानी शहर की, जिसको हम म्यूनिसिपैलिटीज कहते हैं, नगर पालिका। ठीक है, शहर स्तर की व्यवस्था कहते हैं। महत्व क्या है इसका? जमीनी लोकतंत्र है, यानी कि बिल्कुल क्या कहेंगे? ग्राउंड, है ना, जमीनी लोकतंत्र है एकदम से ग्राउंड बेसिस पे।
स्थानीय समस्याओं का समाधान निकल सकता है, यहाँ से नेतृत्व का विकास होता है, लीडरशिप डेवलप होती है, महिलाओं का सशक्तिकरण होता है और विकेंद्रीकरण को मजबूत करता है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर भी महिलाओं को इसमें आरक्षण दिया जाता है, 1/3 सीटें उनके लिए आरक्षित रहती हैं। भारत में राजनीतिक दलों के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियां समझाइए। तो आंतरिक लोकतंत्र का अभाव नंबर 1, वंशवाद है, और तीसरा क्या है, धन और बाहुबल है, और सार्थक विकल्पों की कमी। भारतीय संघवाद की विशेषताओं का वर्णन करना है। संघवाद देख चुके हैं हम, सरकार के 2 या अधिक स्तर, केंद्र और राज्य शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, लिखित संविधान है और द्विसदनीय विधायिका है। लोकतंत्र उत्तरदायी सरकार कैसे बनाता है? तो कैसे बनाता है लोकतंत्र उत्तरदायी सरकार? नंबर 1, रेगुलर आपके इलेक्शन होंगे, पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी रहेगी, कानून का शासन है, विपक्ष और मीडिया की भूमिका भी रहती है। राजनीति पर जाति और धर्म के प्रभाव का वर्णन कीजिए। जाति का प्रभाव क्या रहेगा? जाति आधारित अपील की जाती है लोगों से कि हमें वोट दो भाई, मैं इस जाति का हूँ या तुम इस जाति के, तो मुझे वोट दो। नीतियों पर प्रभाव यानी इसका पॉलिसी पर बहुत इफेक्ट पड़ता है जाति का। धर्म का प्रभाव, सांप्रदायिक विभाजन है, हिंसा और लोकतंत्र को नुकसान होता है इससे। ठीक है, हिंसा और लोकतंत्र को नुकसान होता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में निर्वाचन आयोग की भूमिका समझाइए। अब यहाँ पर हमारे इलेक्शन कमीशन का हमें रोल बताना है, कैसे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए। तो स्वतंत्र रूप से चुनाव कराना ये उसका रोल है। मतदाता सूची तैयार करना है, आदर्श आचार संहिता लागू करना है, कोड ऑफ कंडक्ट, और चुनावी खर्च की निगरानी देखना है। सभी दलों को समान अवसर देने हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये। अब लगभग हमने 32 मिनट में कवर कर लिया है। लोकतंत्र समानता और गरिमा को कैसे बढ़ावा देते हैं? तो लोकतंत्र समाज नंबर 1, समान राजनीतिक अधिकार, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य, कानून के समक्ष समानता, अल्पसंख्यकों का सम्मान, महिलाओं की गरिमा। तो इस तरह से हमने 69 क्वेश्चंस, और कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी हुए हैं, तो आप 60 तो मान ही लीजिए। इतने क्वेश्चंस हमने ऑलमोस्ट आधे घंटे में कवर कर लिए हैं। तो कैसी लगी आपको ये क्लास? हमें जरूर लिखें। इस चैनल को बेटा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें आगे भी, ताकि हम आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट और यूजफुल इंफॉर्मेशन और आपके एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस आपके लिए लाते रहें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और आपके लिए इम्पोर्टेंट क्लासेस लेकर। थैंक यू।